नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। अरुण सर हमारे साथ हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। अरुण सर, बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजें हैं सर इस समय। ममता बनर्जी को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ट्रंप के ऊपर बिल्कुल चुप हैं। चीन को लेकर के एक नई रिपोर्ट आ गई है कि भारत की सरकार अब चीन को तमाम ठेके देने के जुगाड़ में लग गई है। उस पर कोई नहीं बोल रहा है। सर, कल से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को लेकर के जिस तरीके का हो हल्ला मचा है। पहली बार ये हुआ कि ईडी रेड कर रही हो और वहां पर कोई मुख्यमंत्री पहुंच जाए, फिर उनसे दस्तावेज जो दस्तावेज वो लेना चाह रहे थे उस पर चोरी का आरोप लगा करके दस्तावेज ले ले, और फिर उसके बाद सरकार जो है वो बैकफुट पर चली जाए। उसके बाद आक्रामक प्रदर्शन भी होने लग जाए देश में। तो सर, ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ईडी की टीम को घेरा और फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर गई, ममता बनर्जी पर हमलावर है, लेकिन ट्रंप से लेकर के चीन पर पूरा एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आखिर ममता बनर्जी पे बोल रहे हैं, ट्रंप पर कब बोलेंगे, चीन पर कब बोलेंगे? क्या ममता बनर्जी ने जो किया उसको कैसे देखा जाए पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिहाज से? क्या उसको माना जाए कि ईडी को माकूल जवाब मिला पहली बार? नमस्कार राम प्रकाश जी। देखिए, जिस तरह से ट्रंप हमको ट्रीट करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम मोदी जी की हम उसी तरह से स्टेट में और अपने लोगों को ट्रीट करें। वो भी एक बुली हैं, ये भी अपने बुली हैं। वो बिग बुली हैं, ये स्मॉल बुली हैं। इनका दायरा हिंदुस्तान है, उनका दायरा पूरा संसार है। तो उनको जो मन में आता है करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने को जो एक बड़ा देश बोलते हैं, मतलब कि इकोनॉमी के टर्म्स में, जबकि हम करीब करीब सबसे करीब करीब क्या समझिए कि हम सबसे गरीब देश हैं। तो उसको वो जिस तरह से मन में आता है, जब मन में आता है, जैसे एक होता है ना पंचिंग बैग, उस तरह से हमको भारत को वो और उनके और भी जो है लोअर लेवल के लोग, ट्रेड सेक्रेटरी वगैरह, जो है भारत को इस्तेमाल करते हैं। 50% जैसे कि टैरिफ काफी नहीं थी, अब वो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं। हम कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि जो हमारा जो यहाँ के लोग हैं, इतने बड़े भ्रष्ट लोग हैं कि वो अपना भ्रष्टाचार चारों तरफ फैलाए हुए हैं, वहां पकड़ा पकड़ा गए हैं। और इसलिए जो है हम कहीं कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप चाइना चले जाइए तो चाइना के पास किस रेट में उन्होंने जो है हमें कौन सा इक्विपमेंट बेचा, किस रेट में कोयला आया, जितने भी ये पावर के इक्विपमेंट थे, सब में ओवर इनवॉइसिंग हुई है। और उसका सारा सीक्रेट उनके पास है। वो जब चाहें वो खोल दें और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये तो चाइना का एक वो बना। अच्छा, आप ही गए वहां पर, जो आपके स्मगलिंग करते थे या हवाला करते थे, गुजराती डायमंड ट्रेडर, उनको जाके छुड़वा के ले आए। अब उसमें क्या डील हुई वो भी उनके पास जो है, उनके पास सीक्रेट है। यही हाल अमेरिका का है कि अडानी के खिलाफ जो है वारंट वहां पे है, समन्स है, आप सर्व नहीं कर पा रहे हैं। आप रूस से तेल ले रहे हैं और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चाइना तो उनका कुछ बिगाड़ भी सकता है, आप क्या बिगाड़ लेंगे? आप बहुत होगा तो कहेंगे आपके सॉफ्टवेयर के इंजीनियर जो वहां काम कर रहे हैं, वो तो आप बुलाएंगे तो यहाँ आने वाले नहीं है। एक आदमी नहीं आवेगा, इंक्लूडिंग वो जो कि अमेरिका में बैठा है और मोदी जी का भक्त है। सबको वहीं की जिंदगी चाहिए। तो आप इंटरनेशनल लेवल पर हेल्पलेस हैं और आप आइसोलेटेड हो गए हैं और आप अपना पूरे वर्ल्ड में मजाक उड़ा लिया है। जो आप इधर के रहे ना उधर के रहे, और अब आपकी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं चीन जो आपकी इतनी टेरिटरी पर बैठा हुआ है कि जाके वहीं पर चिपके और उन्हीं से जो है कुछ रियायत और गिड़गिड़ाए। तो वो अब इनकी गिड़गिड़ाने वाली जो है इंटरनेशनल लेवल पे है। अब आइए नेशनल लेवल पे, तो वहां तो आप बुली हो रहे हैं, तो किस पर गुस्सा उतारेंगे? तो हिंदुस्तान में आप इलेक्शन अब मैनिपुलेशन और कुछ नहीं हो रहा है। हर एक इंस्टीट्यूशन और हर एक चीज मैनिपुलेट हो रही है। मैं आपको कहता हूं, मैं लोगों को कहता हूं कि जो कलकत्ता में ये वेस्ट बंगाल के 2 MP डेरिक ओब्रायन ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है कि किस तरह से वहां पर
इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव में बेईमानी कर रहा है उसका पूरा खुलासा किया है, एक कॉलम बनाई है, कंपेयर किया है कि बिहार में क्या हुआ और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। खैर उसके ऊपर बाद में आते हैं। अब आप यहां पर देखिए वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या किया कि 2020 में जब चुनाव होने वाला था उस समय एक ईडी ने एफआईआर दर्ज करी। उस समय क्यों दर्ज करी? क्योंकि वो काम आता अगले साल के चुनाव में 2021 में फर्स्ट क्वार्टर में वहां चुनाव था, तो वो प्रशांत किशोर और इन्हीं को घेरने के लिए किया था। अब वहां पर जो इन्होंने जड़ लगाई हुई थी और उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब 5 साल के बाद उसको यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे रेड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। क्यों? कि अगर कुछ है भी कोयले का घोटाला, इलीगल माइनिंग तो ऐसे होती है, मेरे पास कागज हैं, आपको मैं मजाक नहीं करता हूं, कम से कम 50,000 करोड़ की अंडर इनवाइसिंग की रॉयल्टी की चोरी के मेरे पास कागज हैं जो कि हमको इंफॉर्मेशन कमीशन से मिले, जहां की जितने भी आयरन बना प्रोड्यूस कर रहे थे वो सरकार को रॉयल्टी दे रहे थे 50 रुपया, जबकि उनको देना था 250 रुपया, अंडर वैल्यू करके दे रहे थे। सारे कागज पड़े, उस पर कोई रेट नहीं करेगा जहां पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे कोयले, यहीं पर आयरन ओर में जो वो रेड्डी, मैं अभी कौन सा रेड्डी था मैं नाम भूल गया, उसके ऊपर बहुत बड़ा चार्जेस है, मतलब हजारों करोड़ का गलत आयरन ओर उसने एक्सपोर्ट किया, और उसके उसके ऊपर जो है उसने अपनी लड़की के शादी में 500 करोड़ से ऊपर खर्चा किया। कोई ईडी का रेड नहीं है। कोयले में कब का वो मामला है, किसका है, अगर पैसा आईपैक को आया भी तो खाली पैसा आया तो उसी पर आप केस बनाइए, वहां रेड करने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो अगर आप रेड करेंगे ये जानते हुए भी कि उसके सारे कंसल्टेंसी, सारा चुनाव का सेंटर जो है आईपैक है, तो फिर तो ये कन्फ्रंटेशन होगा। आप याद करिए, मैं आपको कह रहा हूं, वाटर गेट से ये किसी रूप में कम नहीं है। वाटर गेट होटल जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिका के अंदर में हेडक्वार्टर था। वहां पे एफबीआई के एजेंट जो है ताला तोड़ के अंदर में जाके बग ये डाले और कागज वगैरह वहां से निकाले, जिसका जब खुलासा हुआ तो निक्सन को जो है रिजाइन करना पड़ा। तो वही काम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अगर इनको करना भी था तो अपना सेलेक्टिव उस जगह करते जहां की आईपैक की ऑफिस नहीं थी, जहां उनके कागज नहीं थे। अरे भाई, कंपनी ने गड़बड़ किया कि उनके जो ऑपरेशंस में गड़बड़ हुआ। अब स्टेट और सेंटर का कन्फ्रंटेशन हो गया। ममता बनर्जी न अरविंद केजरीवाल है और न हेमंत सोरेन है कि चुपचाप रह जाएंगी और उनको आप जेल ले जाएंगे। वो उनको लड़ना आता है, आज से नहीं, वो वाजपेयी के समय से किसी को भी वो चैलेंज कर देती थी, है ना। तो उनका तो मर्क्यूरियल लेडी है, डरती नहीं है, और वही उन्होंने किया। अब ये सेंटर स्टेट का वो हो गया। भाजपा वाले वो तो कहेंगे कि आपने कानून तोड़ा, क्यों उनको मना किया। अरे भाई, मेरी पूरी तुम अगर फाइल नहीं भी ले गए, उनको बहाना तो मिल गया ना एक इशू ये बनाने का। सर, ये अब कुछ अजीब नहीं है कि कल से वो हो हल्ला इस बात को कर रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी फाइल लेकर के चली गई, कागज लेकर के चली गई। मीडिया खबर में ये छाप रहा है कि प्रतीक जैन का फोन ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले लिया। ममता बनर्जी तो साफ खुल के कह रही हैं कि भाई हमारा चुनाव प्रचार वहां से होना था, वो हमारा काम देख रहे थे, हमारे सारे कागज उनके पास थे, हमारी रणनीतियां आप चोरी कर रहे थे, उस पर नहीं बोल रहे हैं। वो कार्रवाई पे सवाल उठा रही है कि आखिर जब चुनाव आया है तभी क्यों ये कार्रवाई हुई, अब तक आप क्या कर रहे थे, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। और ये हम पहले भी नहीं नहीं, राज्यों में मैंने देखते तो रहे हैं। आपसे कहा ना, ये 2020 में इसका इंतजाम किए हुए थे, जिसको इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। आप डेट तो देखिए, एफआईआर कब की है। ये उस चुनाव में उसको इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए थे, तो वहां देखे कि जीत रहे हैं, जरूरत नहीं है। उस समय इनका जो है बहुत सारे लोग
जो है डिफेक्ट कर चुके थे तृणमूल कांग्रेस से भाजपा के अंदर में। भाजपा को लग रहा था, जबकि उस समय प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये जो है डबल डिजिट में रह जाएंगे, जो हुआ उनका प्रिडिक्शन उस समय का ये रोपा हुआ है। और आज जब इन्होंने उसको किया तो भाई ममता बनर्जी का भी तो कहना सही है। अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें कि वो फोन जो है जैन का था, लेकिन उसमें उनके भी तो कॉन्वर्सेशन है, उनकी भी तो स्ट्रेटजी है, तो वो उनको क्यों रिवील करे। और कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि भाजपा जो है जो भी मटेरियल मिलेगा उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। वो ईडी भाजपा का एजेंट नहीं है। अगर यही बात, अगर क्रेडिबिलिटी ईडी ने बनाई होती कि हम जो है भाजपा के बिहाफ पर नहीं काम कर रहे हैं, जो कि लोगों ने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर में कि, और ईडी की नोटिस जाती थी और पैसा पेमेंट होता था, ईडी की नोटिस खत्म हो जाती थी। तो वो तो पैसे भी कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करती है, वो तो लठैत के रूप में काम करती है अमित शाह के। तो उसकी अगर क्रेडिबिलिटी होती तो लोग इस बात को मानने को तैयार होते। अरे यही ईडी है ना जो एनडीटीवी में जो है रेड करके उनको इतना सताया, और जब वो बिक के चली गई अडानी के हाथ में तो कह दिया कि कुछ नहीं मिला। तो तुम ब्लैकमेलर के अलावा हो क्या? यही काम इन लोगों ने बॉम्बे एयरपोर्ट में किया। वो भी जो है अडानी को जब हो गई डील तो वो खत्म हो गया जीवीके का केस। तो ईडी की क्रेडिबिलिटी एक लठाइत की क्रेडिबिलिटी है। देर आर दी मसल मैन विद द लीगल क्लोथिंग ऑफ द बीजेपी, एक्सटेंशन काउंटर है। तो इसलिए अगर मेरी पूरी राजनीति की जो स्ट्रेटजी है इलेक्शन की, वो मैं आपको प्लेट पर क्यों छोड़ के दे दूं भाई? हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारे पास भी तो पुलिस है। आपकी लाठी है तो मेरे पास भी लाठी है। अब आप चलिए कि किसकी भैंस ज्यादा ममता काली बनर्जी है। ने तो कहा ही है सर, ममता बनर्जी तो कही नहीं कि अगर मैंने भी भाजपा के कार्यालयों पे जो है रेड करना शुरू रेड कर किया दिया तो होता, क्या होगा। हाँ, कोई भी ये काम नहीं करता है आज तक। ये इंडिया का वाटर गेट है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके ऊपर से चुनाव आयोग हर तरह का मैनिपुलेशन कर रहा है। 1-1 करोड़ वोट काट के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और जितने भी वो हैं सब के सब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। ये इससे निकलना, जितने वोट कटे हैं इस बार 5 करोड़ 6 करोड़, ये पूरे आजादी के लड़ाई को निगेट करते हैं। क्योंकि वंचित के पास इतना समय नहीं है कि अपना वोट वो रिस्टोर कर पाए। वो अपनी भूखमरी, अपनी रोज की वो देखेगा कि अपना वोट को वो देखेगा। और यही इसी के बहाने ये काट रहे हैं। और कानून इसके अंदर में बहुत क्लियर है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि हम वाकई एक बहुत गरीब देश हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम 141वीं है। हमें कोई हक नहीं है, ये केवल बेवकूफ है जो कहेगा कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है। आप चौथी बड़ी नहीं है, अपनी औकात को समझिए। आप 141st हैं। और उसमें भी जिस तरह से आपने पूंजीपतियों का पक्ष लेके उनको जो है संसाधन पर्याप्त किए हैं, अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आप निकाल दीजिए तो आपका रैंक जो है 180-90 में होगा अमंग 200 नेशंस। और आप बिहेव करते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। अरे आप वहां जाके गिड़गिड़ाइए, कहिए कि भाई हम इतने गरीब हैं, राम खाओ, कि इतना टैरिफ मत रखो तो लोग समझेंगे भी। आपके जितने भी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो किसी न किसी तरह से आपके देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए। ये ब्रेन ड्रेन ऑर्डिनरी ब्रेन ड्रेन नहीं है। आप एक सोचिए कि न्यूयॉर्क जैसे देश में, जैसे सिटी में 1% भी शायद मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं होगा, और वो एक मुस्लिम मेयर को चुनता है। तो वहां पर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप
कह सकते हैं कि नहीं, और बहुत पॉपुलर है, रोज काम कर रहा है, और यहां पर आप उनको चुन चुन के मारने को लगे हुए हो। तो आप अगर रिलीजन के बेसिस पर लोगों को प्रोफाइल करके मारोगे तो आप पूरे वर्ल्ड में कहां पर सरवाइव करोगे? ना आप मुस्लिम नेशंस में आपकी गुडविल बनेगी, ना आपके क्रिश्चियन नेशंस में बनेगी। और यही हो रहा है, वहां भी इंडियंस के खिलाफ इसी तरह से कैंपेन हो रहे हैं। तो हर जगह लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये नहीं समझना कि इंस्टीट्यूशंस आर ग्रेटर देन द नेशन, ये बात ना भाजपा को समझ में आई, ना आरएसएस को समझ में आई। उनको अपना रिलीजन को और मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि पूरा इनका अपना इंटरप्रिटेशन है हिंदूवाद का, कि उसमें जातिवाद भी हो, साम्राज्यवाद भी हो, एक्सप्लॉयटेशन भी हो, वुमेन को कोई इक्वल राइट नहीं मिले, सारी जितनी भी हम समाज के में इनइक्वालिटी है उससे ये भरे हुए हैं, और उसको देश के ऊपर थोप रहे हैं और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। अब सेंटर और स्टेट का वाकई में कन्फ्रंट्रेशन हुआ है, और ये ऐसा कन्फ्रंट्रेशन है कि प्रेसिडेंट रूल लगा के भी ये वहां पर गवर्न नहीं कर पाएंगे। ये अपने सेंट्रल अगर ये कोशिश करेंगे कि हम प्रेसिडेंट रूल लगा दें और वहां पर सेंट्रल फोर्स से हम वेस्ट बंगाल को कंट्रोल कर ले, तो वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। जबकि इनके यहाँ हर कोई रबर स्टैंप है, ये जब चाहें प्रेसिडेंट रूल कर लें, और कहीं पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा, कोर्ट में कुछ नहीं होगा, और प्रेसिडेंट के यहाँ भी कोई ये नहीं होगा। लेकिन उसका जो रिपरकशन होगा स्ट्रीट के ऊपर, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, ऑल इंडिया, उसको ये संभाल नहीं पाएंगे। तो बर्रे में वो हाथ दे दिए, आगे तक आप सोचे नहीं। आप हर जगह सोचते हो कि ये कश्मीर है, हम जिस तरह से हाकेंगे उस तरह से हो जाएगा, नहीं होने वाला है। लेकिन और ये काम इनको नहीं करना चाहिए था, और कोई भी अब पीछे नहीं हटेगा। आप देखिएगा ये जो ब्रिंकमैनशिप है ना, अरुण सर, हमने एक चीज देखी है, हमने एक चीज देखा है कि जब माहौल इस तरीके का था, चारों तरफ से बिल्कुल घिर गए थे, नरेंद्र मोदी घिर गए थे, नरेंद्र मोदी की सरकार घिर गई थी, इधर ट्रंप, इधर चीन मुंह बाए बिल्कुल खड़े थे, उधर जो जो इनके सुशासन जो जिसका ये जिक्र करते हैं, जो गुजरात मॉडल बेच रहे थे, मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक लोग गंदे पानी पीने से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। इस परिस्थिति में हम देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी ईडी से भिड़ गई, और अब पूरी मीडिया केवल और केवल एक ही चीज दिखा रही है कि ममता बनर्जी ने कितना गैर संवैधानिक काम किया है, पूरे संविधान की धज्जी उड़ा दी, कानून की धज्जी उड़ा दी, ईडी बिल्कुल सही थी, मोदी सरकार बिल्कुल सही थी, अमित शाह बिल्कुल सही थे। नहीं नहीं, देखिए वो मीडिया, उस मीडिया को जो देखता है वो भाजपा का मीडिया है। तो ये मत कहिए कि सारा मीडिया, जिस तरह से सारा मीडिया जो कन्वेंशनल मीडिया है वो एक तरफ है, उसी तरह से सोशल मीडिया भी दूसरे तरफ है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं उनका तो भाई दे आर पेड टू से दैट। और कॉन्फ्रंट्रेशन किसने किया? किसी ने, जैसे मैंने आपको, अगर मैं वाटर गेट से कंपेयर करूं तो ये पूरा वाटर गेट है इंडिया का। क्या कन्वेंशनल मीडिया ने ये कभी शब्द किया कि भाजपा जो है ईडी के थ्रू वाटर गेट कर रही थी? वहां भी तो एफबीआई एजेंट जो है वाटर गेट के होटल का नाम था वाटर गेट, उसको जो है जाके उस वहां पर उन्होंने ब्रेक किया। तो सवाल उठता है कि जिस आदमी का पर्सपेक्टिव नहीं है, या ये सोच रहे होंगे कि हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, क्योंकि इनकी हर चाल जो इलेक्शन कमीशन के साथ ये मिलके गड़बड़ करना चाह रहे थे, उसका अंत में ये नतीजा हुआ जब ज्ञानेश कुमार ने देखा कि हम बीएलओ के थ्रू इलेक्शन में गड़बड़ी नहीं कर सकते, तब उसने फिर वही सॉफ्टवेयर, भाजपा के ऑफिस का बना हुआ सॉफ्टवेयर उसमें लगाया और ऊपर से वोट काटना चालू किया, जो कि उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ये वोट जो काटा है करोड़ों का, 1,30,00,000 या कुछ वोट कटे हैं ड्राफ्ट रोल में, ये फर्जी सॉफ्टवेयर से कटे हैं जो इन्होंने बनवाए हैं, जो कि अंडर द इलेक्शन लॉ एकदम वैध नहीं है।
लेकिन बस ऐप के ऊपर वो लोड कर देते थे कि ये डिस्क्रिपेंसी है, ये पैरामीटर्स को नहीं मैच करते हैं, इनका वोट काटो। ये लोगों को नहीं मालूम है कि जो कटवा रहे हैं उसमें 80% जो है भाजपा के बीएलए ने मिलके वो इंफॉर्मेशन उनको दिया है। ये इट इज नथिंग बट वोट रिगिंग, और वो सॉफ्टवेयर से अब रिग कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ जो है ये लोग, तो इनके पास, तृणमूल कांग्रेस के पास लीडर भी है और नीचे में काडर भी है। जो काडर इनके पास है वो भाजपा के पास कम से कम वेस्ट बंगाल में नहीं है, और ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन है। और उसको भी ये पलटने के लिए ये सब काम कर रहे थे कि हमको किसी तरह से वेस्ट बंगाल में जीत जाऊं। हमने बिहार जो है 90% वोट सीट्स जीते हैं, तो वेस्ट बंगाल में हम कम से कम जो है 50% जीते, ये इनका लक्ष्य है। तो उसके अंदर में अब वो काम नहीं हो पा रहा है, तो कन्फ्रंट्रेशन होगा ही। वो क्या चुपचाप बैठ के आपको कहेगी कि यस आप आइए मैनिपुलेट करके जीत जाइए, हम आपको जीतने देंगे? वो तो एक एक जगह पे वो लड़ेंगे। आप इनकी एफिडेविट, मैंने आपसे कहा डेरिक ओब्रायन की, आपको मैं एफिडेविट भेजूंगा, आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में गया नहीं है और ये लोग अपनी बात पूरे नेशन में पहुंचाने में जो है ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल से जो है ज्ञानेश कुमार जो है ऑपरेट कर रहा है। और किस, देखिए यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा था, अगर हमें याद है ठीक से, बागची साहब ने कहा था कि शो मी 15 पीपल हु आर डेड बट दे आर अलाइव और मैं एसआईआर को रद्द कर दूंगा। ये कोर्ट में स्टेटमेंट था। उसी के ऊपर वो योगेंद्र यादव 2 मृतक लोग को कोर्ट के अंदर ले गए और बाकी 15 लोग, जो 13 लोग थे, वो बाहर थे। वो सोचे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट के जज जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो 15 लेके चले आए। आज वो 15 जो है 6 करोड़ हो गया। अगर 6 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर में और कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये क्या दिखाता है? 6 करोड़ का मतलब हुआ आज के उससे अगर आप करिए कि करीब 8% एग्जिस्टिंग वोटर्स, वो भी 6 करोड़ आप काट रहे हैं केवल 12 स्टेट यूनियन टेरिटरी में, बाकी अभी और हैं। और टोटल वोटर्स आपके हैं करीब 99 करोड़, तो उसमें अगर आप प्रो रेटा डालेंगे तो 10% से ज्यादा वोट कट रहे हैं, 12%, और इसके लिए कोई बोलने को नहीं तैयार है। जबकि वही डेटा अगर आप ठीक से करिए, जैसे आसाम में हो रहा है, तो वहां वोट नहीं कट रहे हैं। आप कानून में भी देखिए तो पिछला इलेक्शन लिस्ट जो है, सपोज मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं कि किसी आदमी के पिताजी या माँ बाप जो है 2003 के वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम नहीं लिखाया, या नाम नहीं उनका था, या वो वोट नहीं करना चाहते थे, तो क्या इसका मतलब है आपका वोट कट जाएगा? क्या दैट इज द पनिशमेंट? कहां से ये 2003 की? और ऊपर से कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हाँ नागरिकता एग्जामिन करना मेरा काम है। ये तो आपने पहले नहीं कहा था। तो क्या नागरिकता जो है महीने भर में एग्जामिन हो सकती है? क्या नागरिकता जो है बीएलओ एग्जामिन करेगा? क्या नागरिकता जो है ईआरओ जो है वो एग्जामिन करेगा, एसडीओ एग्जामिन करेगा? तो फिर, और वो भी पूरे देश की। तो जब इस तरह की आप धांधली करोगे अथॉरिटी में बैठ के, तो लोग तो सड़क पर आएंगे ही। आप देखिए ना, विदाउट लीडरशिप उत्तराखंड, वहां अरावली में क्या हुआ? दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत, माने इतना प्रोसीजरली घटिया काम किया उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कि जजमेंट आपका है, चीफ जस्टिस का जजमेंट है, ये नहीं है कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, और उस पर आप कोई अपील नहीं है, कोई पिटिशन नहीं है, और उसको आप सुओ मोटो लेके जो है उल्टा कर दे रहे हो। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट की सैंक्टिटी नहीं है। अरे कोई भी एक छोटा सा एक लेटर भी किसी ने लिखा होता कि भाई पीआईएल के रूप में आप उसको लेके जो है आप उसको ट्रीट करते, सीधा उसको आपने रोक दिया, जबकि रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। ये काम आप ये मंडे को जब कोर्ट खुला आप बड़े आराम से कर रहे थे, लेकिन वो उसमें सरकार की बदनामी हो रही थी,
तो उसमें जो है कोर्ट ने तुरंत सरकार का साथ दिया। तो यह काम हो रहा है। तो जब सर एक कोर्ट और के ऊपर भी एक सवाल चीज हम उठने ये लगते देखते हैं हैं कि ना। जब नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार चारों तरफ से घिर जाती है तो कुछ अधिकारियों को उतार दिया जाता है मैदान में, और ये हम लगातार देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने देखा है, अभी जब ट्रंप ये सब चीजें कर रहे हैं, 500% टैरिफ का आपने जिक्र किया, उस पर भी अब जो है एमईए के प्रवक्ता का बयान आ रहा है। एमईए के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि हमें उस बिल की जानकारी है जिसमें 500% टैरिफ लग जाएगा, और हम किसी के दबाव में जो है वो सोलर एनर्जी का जो प्रोग्राम है उसको नहीं बदलेंगे। तो सर, अगर किसी का दबाव सोलर एनर्जी के प्रोग्राम पे नहीं चलेगा क्योंकि उसमें वो अडानी इन्वॉल्व हैं या अंबानी इन्वॉल्व हैं, तो फिर रूस से तेल खरीदने में दबाव क्यों चल गया? रूस से तेल क्यों आपने खरीदना बंद कर दिया? क्योंकि अब तो पोलैंड का विदेश मंत्री जो है वो जयशंकर के सामने, जयशंकर के मुंह पे कह रहा है कि रूस से तेल खरीदना भारत ने कम कर दिया है, इससे हम संतुष्ट हैं। नहीं तो देखिए, पहले तो इनको जो है अपनी पॉलिसी को क्लियर करें कि आप चाहते हैं कि हम दोनों बोट पर खड़े रहें, तो वो तो होने वाला नहीं है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, तेल खरीदना चाहते हैं रूस का, तो दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता है। तो अगर आपको की ट्रेड प्रायोरिटी है तो रूस से तेल खरीदना बंद करिए। मोर सो जब वो तेल जो है अंबानी खरीद के उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसमें आपको बीच में आने की क्या जरूरत है? आपको इंटरनेशनल मार्केट में $60 $70 में ये भी नहीं है कि मनमोहन सिंह के सरकार के तरह $120 $130 पर बैरल पर क्रूड का रेट है, ऐसे ही गिरा हुआ है। तो आप अगर उसमें भी 10% या 20% आप प्रॉफिट के लिए रूस के पास भागेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि टैरिफ नहीं लगाओ, तो फिर ये दोनों काम तो होगा नहीं। आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए कि भाई हमें ट्रेड करना है यूएसए से, तो आप वहां बंद करिए। हमको कच्चा तेल लेना है तो वहां का ट्रेड बंद करिए। अनफॉर्चुनेटली रूस जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका के पास बाइंग कैपेसिटी है। आज आपका स्टॉक, आप वो सब छोड़िए, स्टॉक मार्केट जैसे गिर रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो रहा है। ये दो तीन चीजें, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में एक सवाल आप कोई नहीं पूछता है कि पैसा कहां से आएगा। अगर लोकपाल को बीएमडब्ल्यू चढ़ना है, साहब को 8,000 करोड़ के जेट के ऊपर चलना है, अगर आप एसआईआर करवा रहे हैं और बाहर के डेलीगेशन को बुला के करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो लोग पूछे ना कि कहां से आएगा, कितना आप कर्जा लेंगे, और अगले जनरेशन को अपने कंजम्पशन के लिए, दारू पीने के लिए, आप कंजम्पशन के लिए अगर आप कर्जा लेते हैं तो इट इज नथिंग कि आप दारू पीने के लिए ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, जो कि आपके अगले पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। तो आप कभी भी कोई डिस्कशन में ये कभी बात नहीं होती है कि पैसा कहां से आएगा। अमेरिका में देखिए, वो वहां पर फ्री बस राइड की बात कर रहा है, चाइल्ड केयर की मनमानी बात करता है, तो उस समय लोग पूछते हैं कि कहां से पैसा आएगा। तो जिसके पास पैसा है वो तो पूछ रहा है कि कहां से आएगा, और जो ठन गोपाल है वो ऐसा करता है जैसे कि उसके पास जो है पैसे की कमी नहीं हो। यह सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी है। जो अहम मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर मोदी सरकार पूरी जो है वो कमजोर दिखाई दी। अब सवाल उनकी नीति पर उठाया जाए या फिर उनकी नीयत पर, लोगों को ये समझना पड़ेगा, और नीति और नीयत के सवालों पर ये फर्क भी लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।